वैचारिक पृष्ठभूमि यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य इकाई 4। वैचारिक पृष्ठभूमि, इसमें भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। नवजागरण की अवधारणा, 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा उसे कुछ चिंतक पुनर्जागरण कहते हैं, कुछ पुनरुत्थान तो कुछ अन्य नवजागरण। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं। नवजागरण का अर्थ है नए तरीके से जागना। इसमें निहित है कि पहले भी हम जागे हुए हैं, किंतु अब जागने का दृष्टिकोण बदल गया है। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम व हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और न ही उसे अंधकार का पतन का काल मानती हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा इत्यादि चिंतकों ने 19वीं शताब्दी के सुधार आंदोलन की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है, जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरव में अतीत है, उनमें अतीत की स्मृतियाँ भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना नवजागरण का कारण बनता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है, जब भारत में इस्लाम का आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समता मूलक किंतु कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन किंतु विषमतामूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ और सामासिक संस्कृति उद्भूत हुई। संस्कृतियाँ पहले टकराती हैं, फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामासिक संस्कृति को जन्म देता है। दूसरा नवजागरण 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहाँ पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति की टकराहट भारतीय संस्कृति से हुई। अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों के जरिए भारत ब्रिटेन का उपनिवेशक बनता चला गया। मुगलों के पराभव ने भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को कमज़ोर कर दिया, जिसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया। मुगल, मराठा व सिख आदि सत्ताओं के पराजय से देश का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन का गुलाम हो गया। अंग्रेजों की नीतियों तथा ईसाई धर्म प्रचारकों व प्राच्य संस्कृति को है समझने वाले अधिकारियों आदि ने भारतीयों के सांस्कृतिक गौरव को आघात पहुंचाया। अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक नीति के तहत जमीन का नया बंदोबस्त किया। इससे अपने आप में सिमटे हुए गांवों की जड़ता टूटी। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हम यूरोपीय ज्ञान विज्ञान से परिचित हुए और प्रकृति का एक नया मार्ग मिला। यातायात के नए साधनों से व्यापार में वृद्धि हुई और हमारे आवागमन की गति तेज हुई। प्रेस के आने के कारण विचार विनिमय में सुविधा हुई। विचारों की स्वतंत्रता का द्वार उन्मुक्त हुआ। यह नवजागरण ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि बना। भारतीय समाज की रूढ़िवादी व धार्मिक संकीर्णता ने भी स्वयं यहाँ के एक वर्ग को सोचने को मजबूर किया। निसंदेह अंग्रेजों की शिक्षा नीति उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत थी, परंतु इसने दो संस्कृतियों की टकराहट के बीच
आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भावबोध की संगठित अभिव्यक्ति नवजागरण के माध्यम से हुई। विश्व चिंतन की तमाम आधुनिक स्थापनाएं पहली बार नवजागरण के माध्यम से 19वीं सदी में अभिव्यक्त हुई। सबसे पहले नवजागरण बंगाल में घटित हुआ। वस्तुतः प्लासी के युद्ध के बाद अर्थात 1757 में ही बंगाल अंग्रेजों के अधीन होकर उनके विकसित पूंजीवादी संस्कृति, शिक्षा, साहित्य के संपर्क में आ चुका था। स्वाभाविक है कि बंगाल को इसका लाभ मिला और वहाँ नवजागरण आया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नवजागरण परंपरा और संस्कृति को वैज्ञानिक तर्क विधान व सामाजिक राजनीतिक अभिप्रायों से जोड़ने वाली चेतना है। इसका सीधा प्रभाव भारत पर पड़ा। यही कारण है कि भारत में नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विधिक, सामाजिक, धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में देखा जा सकता है। ये आंदोलन वृद्धि व तर्क पर केंद्रित थे, आस्था व कोरी भावुकता पर नहीं। इन्होंने भारतीय समाज में नारी व निम्न जातियों की शोचनीय स्थिति का जमकर विरोध किया। जहाँ सती प्रथा, बालिका शिशु हत्या जैसी स्त्री विरोधी परंपराएं व्याप्त थी, वहीं निम्न जातियों को छुआछूत व सामाजिक आर्थिक शोषण का शिकार होना पड़ता था। इसके अलावा बाल विवाह, दास प्रथा आदि प्रथाओं का भी चलन था। समाज में व्याप्त ये सभी बुराइयां धार्मिक संरचना से जुड़ी थी। इसलिए भारतीय सामाजिक संरचना में परिवर्तन लाने के लिए धार्मिक ढांचे में परिवर्तन लाना जरूरी था। समाज सुधारकों ने धर्म का मानवतावादी व उपयोगितावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। इस आंदोलनों का उद्देश्य सुधारात्मक परिवर्तन था, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। इन आंदोलनों के तरीकों में लोगों को जागरूक करना, सामाजिक कार्य करना, विधि कानून के माध्यम से सुधार करना शामिल था। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनके प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए महती भूमिका निभाई। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांडों का जमकर विरोध किया व वेद इतर हिंदू धार्मिक पुस्तकों को खारिज कर दिया। इन्होंने नारी व निम्न जातियों के शोषण का विरोध किया तथा हिंदी भाषा के पक्ष में बहुत योगदान किया। ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले ने जाति उत्पीड़न के विरोध में आवाज़ उठाई। सभी समाज सुधारक कर्मकांड विरोधी, आधुनिक शिक्षा व पुरानी अच्छी परंपराओं के समर्थक तथा सामाजिक अत्याचार के विरोधी थे। भारतीय नवजागरण से संबद्ध महापुरुषों ने अपनी अस्मिता की प्रतिष्ठा तथा जनता में जागरूकता के लिए भारतीय संस्कृति का आधार ग्रहण किया। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का सहारा लिया तो विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद का तो तिलक और गांधी ने गीता का। इनके आधार पर उन्होंने धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, भांडंबर, जाति पाति का जमकर विरोध किया। स्पष्ट है कि उनके विचारों को नई दिशा देने का कार्य अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा तत्कालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं ने किया। नवजागरण का प्रभाव। नवजागरण की आधुनिक भावबोध ने लोगों को जागरूक किया। लोगों ने अंग्रेजों के उत्पीड़न को समझा। किसानों ने अपनी दुर्दशा का कारण केवल जमींदारों को मानना छोड़ अंग्रेजों की नीतियों को माना। यही कारण है कि 20वीं सदी में ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े। अंग्रेजों ने भारत का शोषण आर्थिक संदर्भ में आरंभ किया। शिक्षा व आधुनिक ज्ञान विज्ञान से लैस दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की पोल खोली। लोगों को अपने अधिकार समझ में आने लगे। कई पत्र पत्रिकाएं निकालकर विचारों को अभिव्यक्त किया गया। इससे नवजागरण का प्रभाव फैलता चला गया। कई संस्थाओं की स्थापना हुई। उन्होंने भारत के राजनीतिक, सामाजिक अधिकारों की मांगों को रखना शुरू किया। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी इस क्रम में महत्वपूर्ण थी।
लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के अर्थों को समझा और इन्हीं मूल्यों पर भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी गई। इन सब का परिणाम था कि 20वीं सदी के आरंभ से ही राष्ट्रवाद की जो अवधारणा मुकम्मल रूप लेने लगी थी, उसने आगे के स्वतंत्रता समर का मार्गदर्शन किया। भारतीय संदर्भ में इस आधुनिकता के से परिपूर्ण राष्ट्रवाद के उदय को सबसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है। स्वदेशी की मांग व स्वदेशी आंदोलन में इस नवजागरण का पहला परिपक्व रूप देखा जा सकता है। आगे के तमाम आंदोलनों, संवैधानिक सुधारों व देश की आज़ादी में नवजागरण की इन्हीं विशेषताओं का योगदान था, जिसने तर्क वैज्ञानिकता, स्वदेशी राष्ट्रवाद आदि अवधारणाओं को भारत में प्रस्तावित किया। नवजागरण मात्र सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता के शोषण के विरुद्ध विद्रोह था। इसलिए भारतीय नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आरंभ में यह नवजागरण सामंत विरोधी था और काफ़ी हद तक अंग्रेजियत का शिकार था। धीरे धीरे यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और गुलामी के विरोध का रूप ग्रहण करने लगा। हिंदी नवजागरण। देश में 3 क्षेत्रों के नवजागरण प्रमुख हैं: बंगाल, महाराष्ट्र व हिंदी प्रदेश। जिस प्रकार यूरोप के पश्चिमी देशों में यूनानी भाषा और साहित्य का प्रभाव पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया में लोग अपनी भाषा की ओर भी मुड़े। उसी तरह इस पुनर्जागरण में धर्म और नए ज्ञान विज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में नवजागरण का संबंध भी भाषा और धर्म से रहा। यहाँ पर पहला नवजागरण महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव के साथ आया। बुद्ध ने पुरानी जड़वादी परंपराओं को तोड़कर मनुष्य के बीच के भेद को मिटाया। उन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर जनभाषा पाली में उपदेश देना प्रारंभ किया। दूसरा नवजागरण भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। उत्तर भारत के देसी भाषाओं के उदय का यही समय है। इस आंदोलन का मूलाधार भी धर्म ही है। यद्यपि निर्गुण पंथियों ने धर्म की जातिवादी संकीर्णता और बाहमडंबरों पर गहरा प्रहार किया। कुछ विद्वान इस्लाम के आगमन को भारतीय इतिहास का पहला नवजागरण मानते हैं, जबकि कुछ महात्मा बुद्ध के आविर्भाव को पहली दृष्टि के अनुसार 19वीं सदी का नवजागरण भारतीय इतिहास का दूसरा नवजागरण है व दूसरी दृष्टि के अनुसार वह तीसरा नवजागरण है। विशाल भूभाग व जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी नवजागरण का आरंभ सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदी नवजागरण बंगाल, महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न न होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण से समग्र नहीं हो सका तथा महाराष्ट्र में जाति संदर्भ बने रहे, परंतु भारतेंदु मंडल में संकीर्णताएं नहीं थी। भारतेंदु का प्रसिद्ध निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इसका प्रमाण है। आत्मचेतस के जिस भाव की अभिव्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है, इसका केंद्रीय भाव भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता से संबंधित है। भारतेंदु ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया। हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है: 1857 का स्वतंत्रता समर, भारतेंदु युग, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन व महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी, पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। हिंदी जाति की अवधारणा: मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फ्रेडरिक पिंटकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया।
उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बांग्ला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। उन्होंने लिखा है, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खालिस खड़ी बोली की रचनाओं से शुरू हो जाता है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के दो हिस्से किए, एक को लोक जागरण कहा और दूसरे को नवजागरण। पहला चरण जाति निर्माण का आंदोलन था, यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। रामविलास जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया तथा 1857 के स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत मानी। 1857 का स्वाधीनता संग्राम मुख्यतः हिंदी प्रदेश में लड़ा गया, इसलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा गया। यह संग्राम हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था। यह संग्राम हमारा जातीय संग्राम है और भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी है। हिंदी नवजागरण की समस्याएं। एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्या इसमें आई। इसका कारण अंग्रेजों की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति था। 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयाँ पैदा की, बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा नवजागरण है, जिसमें एक ही भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी और पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, इहलौकिक मानसिकता थी। समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी, तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति। किसी साहित्य में नवजागरण की चेतना कुछ विशेष रूपों में दिखाई पड़ती है। ये इस प्रकार हैं। आत्ममूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्ममूल्यांकन करता है। इसके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्यता पनपती है, क्योंकि अपनी कमियों को पहचान कर उन पर चोट करना तथा कुछ नई चीज़ें सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है। अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखता है, क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक व मिथ की प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता, बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में प्रयुक्त होता है। जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है, उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफ़ी प्रमुख होती है। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है, वे ही वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक व इहलोकवादी दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहाँ जहाँ साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं, वे सभी बिंदु नवजागरण के प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं। खड़ी बोली आंदोलन। 19वीं शताब्दी में के पहले से ही खड़ी बोली की रचनाएं मिलनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद फोर्ट विलियम्स कॉलेज ने
इसमें अपनी महत्ती भूमिका निभाई। 1803 ईस्वी में लिखी गई लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर और सदन मिश्र की रचना चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है जो फोर्ट विलियम्स कॉलेज में लिखी गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर मुंशी सदाशुकलाल नियाज व इंसा अल्लाह खां का नाम गद्य लेखकों के रूप में विख्यात है। खड़ी बोली गद्य परंपरा में इनसे पहले चंद छंद वर्णन की महिमा गंग, भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी व पद्म पुराण वचनिका दौलत राम का भी नाम आता है, लेकिन इनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। सदाशुकलाल की रचना सुख सागर के आधार पर शुक्ल जी ने उनकी भाषा की प्रशंसा की। हालांकि कुछ विद्वानों को इस रचना की प्रामाणिकता के संबंध में संदेह है। इंसा अल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र के आधार पर शुक्ल जी ने इनकी भाषा को चारों लेखकों में सबसे चटकीली, मटकीली व मुहावरेदार कहा है। आरंभिक हिंदी को रूप देने का श्रेय उपयुक्त चार लेखकों को है। अदालती भाषा को लेकर संघर्ष। 1836 ईस्वी में एक आदेश के बाद अदालतों में देसी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में फारसी के साथ नागरी लिपि का भी प्रचलन शुरू हुआ, लेकिन सांप्रदायिक दुराग्रहों के कारण 1837 ईस्वी में उर्दू पूरे प्रांत की अदालती भाषा बन गई। हिंदी उर्दू को लेकर अंग्रेज़ों के भी दो दल हो गए। सर सैयद अहमद खान ने इस पूरे विवाद को सांप्रदायिक रंग दिया। उनका समर्थन गार्ड सादा तासी ने किया। तासी ने खुलकर उर्दू का पक्ष लिया तथा हिंदी का विरोध किया। उस कठिन समय में राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी व नागरी के पक्ष में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। सन 1868 में उन्होंने फारसी लिपि के विरोध में सरकार को एक मेमोरेंडम भी भेजा। शिवप्रसाद जी ने शिष्ट हिंदी में कई ग्रंथों की रचना की। हालांकि बाद में वे अरबी फारसी से लदी उर्दू की ओर झुक गए। शिवप्रसाद के बदले दृष्टिकोण व उनके उर्दू प्रधान अखबार बनारस अखबार के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह सामने आए। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का 1862 ईस्वी में विशुद्ध हिंदी में अनुवाद किया। पंजाब में नवीन चंद्र राय हिंदी में ब्रह्म समाज का प्रचार कर रहे थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। 1881 ईस्वी में बिहार में हिंदी प्रचार की आज्ञा मिली। बेलारी के जिलाधीश जॉर्ज कैंपबेल ने गवर्नर थॉमस मुनरो को पत्र लिखकर उर्दू को हटाने की मांग की। इन सब के बाद फारसी लिपि को हटा दिया गया। 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। मालवीय ने नागरी लिपि के पक्ष में अंग्रेजी में पुस्तक लिखी। साहित्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली। 1900 ईस्वी में नागरी लिपि को अदालत में प्रवेश मिला। इस बीच भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य की विपुल मात्रा में सर्जना हुई। सन 1884 में भारतेंदु ने संसार में जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उनका समय निर्णय करने के लिए कालचक्र तैयार किया। यह ऐतिहासिक घटनाओं के कालांकन की सूची है। भारतेंदु ने इसमें नोट किया, हिंदी नए चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी में ध्यातव्य है 1873 में ही हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके बाद 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका आरंभ हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को मानक रूप दिया तथा पद्म की भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई। सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। इसके बाद खड़ी बोली स्वतंत्रता संग्राम की भाषा भी बनी तथा स्वतंत्रता पश्चात भारत की राजभाषा। फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज इसकी स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी में कोलकाता के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने युवा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की थी। वेलेस्ली का मानना था कि सिविल सेवकों को स्थानीय भाषा, संस्कृति आदि का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देसी भाषाओं में पुस्तकें अनुदित होती थी।
हिंदी हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष जॉन गिलक्रास्ट थे। उर्दू तथा भाखा हिंदवी के लिए अलग मुंशी नियुक्त हुए। भाखा मुंशियों के रूप में लल्लू लाल व सदन मिश्र की नियुक्ति हुई। लल्लू लाल की प्रेम सागर व सदन मिश्र की नासिकेत उपाख्यान इस क्रम में प्रसिद्ध हुई। हिंदी को अन्य भाषाओं से भिन्न कर उसे स्थापित करने में प्रेम सागर का बहुत योगदान है। यह खड़ी बोली में लिखी गई, जिसमें भागवत को के दसम स्कंद की कथा है। हालांकि भाषा ब्रज रंजित हो गई है। नासिकेतोपाख्यान की भाषा व्यवहारोपयोगी है तथा जहाँ तक हो सका खड़ी बोली का व्यवहार किया गया, परंतु ब्रज व पूर्वी भाषा के शब्द मिलते रहते हैं। व्यापारिक प्रयोजनों के लिए गद्य का सजग रूप कॉलेज से शुरू माना जा सकता है। क्रांतिकारी भूमिका ना भी हो, परंतु हिंदी भाषा व खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थानिक भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। हिंदी में अनुवाद व नई पुस्तकों के लेखन से सुनियोजित हिंदी भाषा की नींव रखी। भारतेंदु व हिंदी नवजागरण। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। उन्होंने समाज में चल रही नवजागरण की प्रक्रिया का न केवल वैचारिक धरातल पर संज्ञान लिया, बल्कि उन मूल्यों को साहित्य से जोड़कर उसे आधुनिक भावबोध से समृद्ध भी किया। भारतेंदु देश की राजनीतिक स्थितियों का बराबर नोटिस लेते रहे। नवजागरण के केंद्र में मनुष्य की स्थापना है। भारतेंदु ने इसे समझा तथा देश की तात्कालिक परिस्थितियों को परखकर उसकी दुर्दशा के विषय में लिखा। रोवहूँ सब मिली के आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भारतेंदु केवल दुर्दशा देखकर चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें कारणों की भी समझ थी। यही कारण है कि वे अंग्रेजी शासन की आलोचना करते नजर आते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सबे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह बड़ी ख्वारी। ध्यान रहे, भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र में आरंभ में अंग्रेजी शासन की आर्थिक आलोचना ही थी तथा यह राष्ट्रवाद नवजागरण की उपज थी। ऐसा नहीं है कि भारतेंदु सारा दोष दूसरों पर डालते हैं, बल्कि वे अपने ही लोगों को दुर्गुणों के कारण फटकारते भी हैं। जैसा कि स्पष्ट है, नवजागरण के केंद्र में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन रहे। इनका मुख्य सार आडंबरों कर्मकांडों का विरोध तथा स्त्री व शूद्र समाज की दुर्दशा में परिवर्तन का रहा। बलिया के व्याख्यान में उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया तथा लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया। नवजागरण की चेतना स्वतंत्रता प्रधान थी, इसलिए वे हर प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, राजा व अंग्रेजों का ही हो या मुसलमानों का, लेकिन वह केवल साम्राज्यवाद का विरोध है, धर्मों का नहीं। वे मुसलमानों की समानता की प्रशंसा करते हैं। तमाम प्रगतिशील बातें उन्होंने अंग्रेजों से सीखी। नवजागरण की पृष्ठभूमि में दो संस्कृतियों का संक्रमण है। भारतीय व यूरोपीय संस्कृतियों के संक्रमण में यूरोप ने स्वयं को बेहतर बताकर भारतीयों को असभ्य बताया। भारतेंदु ने अपने समय को समझा तथा भारतीयों को हीन भावना से बचाने का प्रयास किया। अपनी भाषा को लेकर प्रेम का भाव इसी की देन है। साथ ही गद्य की प्रधानता व उसके लिए खड़ी बोली का प्रयोग जनता को जागरूक करने के लिए भी हुआ। भारतेंदु ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, समसामयिक समस्याओं पर नाटक, निबंधों आदि लिखे। यहाँ तक कि भक्ति विषयक रचनाओं में भी देशभक्ति संबंधी आधुनिकता का पुट है। इस प्रकार भारतेंदु हर विधागत माध्यम से नवजागरण की चेतना को संपन्न कर रहे थे। भारतेंदु के साहित्य में नवजागरण की चेतना पूर्ण रूप से मिलती है। इसमें उनका अंतर्विरोध भी शामिल है, जैसे राजभक्ति, देशभक्ति का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती का संपादन किया। इसी के माध्यम से उन्होंने नवजागरण के संबंध में अपने विचारों को आगे बढ़ाया। हिंदी भाषा के व्याकरण को
स्थिर रूप देकर द्विवेदी जी ने नवजागरण के भाषिक पक्ष को निखारा। शुक्ल जी ने लिखा है, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। गद्य की भाषा व द्विवेदी जी के इस सुप्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। द्विवेदी जी राष्ट्र व राष्ट्रभाषा के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने समाज के दृष्टिकोण में सुधार लाने का प्रयास किया। जनसाधारण के दृष्टिकोण से रीतिवादी सामाजिक मानसिकता निकालने व आधुनिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए उन्होंने लोकवादी रचनाकारों तथा भारतेंदु, तुलसी को बिहारी व देव जैसी कलावादी कवियों से श्रेष्ठ माना। वे साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले गए। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। वे स्त्री पराधीनता का विरोध करते थे। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध इसका प्रमाण है। द्विवेदी जी ने कुरीतियों का विरोध किया तथा वैज्ञानिक चेतना का प्रसार किया। वे आधुनिक नए ज्ञान अनुशासनों के हिमायती थे। संपत्ति शास्त्र की भूमिका में उनका यह दृष्टिकोण दिखा है। वे छुआछूत के विरोधी थे। सन 1914 में उन्होंने निम्न जाति के व्यक्ति हीराडोम की कविता सरस्वती में प्रकाशित की। एक संपादक के रूप में उन्होंने ऐसे साहित्यकारों को बड़ी मात्रा में उभारा जिन्होंने समसामयिक स्थितियों को समझते हुए अपने केंद्र भारत व भारत की समस्याओं को समझा तथा नवजागरण के मूल चरित्र राष्ट्रवाद को बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधीवादी दर्शन। गांधीवादी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर असर डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे तथा जयप्रकाश नारायण आदि के विचार इसमें शामिल किए जाते हैं। गांधी जी ने हिंद स्वराज में अपने विचारों का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण किया है। बाकी स्थानों पर इनका लेखन कुछ बिखरा हुआ सा है। इनके विचारों पर ईसा मसीही, जैन दर्शन, जॉन रस्किन आदि का पर्याप्त प्रभाव है और इसे उन्होंने खुलकर स्वीकार भी किया है। गांधीवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पश्चिमी विचारधाराओं का विरोध। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता तथा पश्चिमी विचारधाराओं को प्राय अस्वीकार करते हैं। उनके समय में सोवियत संघ में समाजवादी प्रणाली चल रही थी, किंतु उन्होंने उसे इसलिए खारिज कर दिया कि एक तो वह हिंसा पर आधारित थी और दूसरे तानाशाही के कारण उसके राज्य को इतनी शक्ति प्रदान कर दी थी कि व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई थी। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी यूरोप में प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था को भी अनुचित बताया, क्योंकि वह मनुष्य की आवश्यकताओं को कम करने की बजाय उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाती हैं, जिससे समाज में अशांति फैलती है और प्रकृति का शोषण होता है। उनका स्पष्ट मानना था कि हमें प्रकृति का उतना ही दोहन करना चाहिए जिससे हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो सके, उससे अधिक नहीं। उनका प्रसिद्ध कथन है कि प्रकृति सभी मनुष्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, पर लालच को नहीं। वे औद्योगिक प्रणाली इंडस्ट्रियल सिस्टम का भी समर्थन नहीं करते थे, क्योंकि भारत जैसे देशों में उससे बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है तथा वह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। उन्होंने तकनीक को ज़्यादा महत्व दिए जाने का भी विरोध किया। हालांकि अपने अंतिम समय में वे तकनीक के उतने विरोधी नहीं रहे। वे मानने लगे थे कि जो तकनीकें बेरोजगारी को नहीं बढ़ाती है उन्हें स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। राजनीतिक विचार। राजनीतिक व्यवस्था के स्तर पर महात्मा गांधी सोवियत संघ की तानाशाही के भी विरोधी थे और जर्मनी व इटली में नाजीवाद व फांसीवाद के नाम पर चल रहे अधिनायकवादी या तानाशाही मूलक शासन तंत्र के भी खिलाफ थे, क्योंकि ये सभी व्यवस्थाएं व्यक्ति की स्वतंत्रता को चोट पहुंचाती थी।
इंग्लैंड और अमेरिका में प्रचलित उदार लोकतंत्र भी उन्हें अस्वीकार था, क्योंकि उसमें फिर 51% लोगों के समर्थन के आधार पर 49% की आवाज़ के दबने की संभावना बनी रहती है। गांधी जी ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति की भी चिंता की जाए, उसे सिर्फ इसलिए ना छोड़ दिया जाए कि वह बहुमत में नहीं है। उदार लोकतंत्र के प्रति उनके विरोध की दूसरी वजह यह भी थी कि इसमें सभी दल सिर्फ अपने हितों को महत्व देते हुए सौदेबाजी करते हैं। इस बात से इन्हें सरोकार नहीं कर रहता कि पूरे समाज के लिए क्या उचित है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को व्यंग्य की भाषा में मछली बाजार भी कहा था। गांधी जी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें राज्य की शक्ति कम से कम हो। वे जानते थे कि हर व्यक्ति का स्वधर्म अलग होता है, उसे आत्मिक उन्नति के लिए स्वतंत्रता की जरूरत होती है। जब राज्य की शक्तियाँ बढ़ती हैं तो राज्य ऐसे नियम थोपने का प्रयास करता है जिसके सभी व्यक्तियों को कुछ यांत्रिक नियमों के अनुसार एक जैसा या समरूप जीवन जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उन्हें अपने स्वधर्म के अनुरूप जीवन जीने का अवसर नहीं मिल पाता। उनकी दृष्टि में सबसे बेहतर अवस्था वह होगी जब राज्य या राजनीतिक ढांचे की ज़रूरत खत्म हो जाए और सभी लोग आपसी समझदारी से ही काम चला लें। इसी विचारधारा को अराजकतावाद कहा जाता है और इस बिंदु पर महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स परस्पर सहमत हैं। महात्मा गांधी जानते थे कि राज्य का निषेध करना बहुत आसान या व्यावहारिक नहीं है, इसलिए व्यावहारिक तौर पर उन्होंने ऐसे राज्य की वकालत की जो कम से कम शासन करता हो। उनका यह विचार अमेरिकी चिंतक हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित था। गांधी जी एक ऐसी राजनीतिक संरचना चाहते थे जो अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत हो। स्थानीय स्वशासन उनकी दृष्टि में इसका सर्वश्रेष्ठ तरीका था। वे चाहते थे कि ग्रामीण पंचायतों को अधिक से अधिक शक्तियाँ मिलनी चाहिए तथा ऊपर की शक्ति संरचना नीचे से निर्धारित होनी चाहिए। आगे चलकर जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया ने उनके इसी विचार को विस्तृत रूप प्रदान किया। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी उनके इस विचार को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। आर्थिक विचार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में गांधी जी के विचार अपने समय के अधिकांश विचारकों से अलग थे। ये विचार भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और समाजवादी मूल्यों के समन्वय से बने हैं। उदाहरण के लिए वे मानते थे कि व्यक्ति को जब तक भोजन करने का अधिकार नहीं मिलता तब तक वह पर्याप्त श्रम न करे। वे औद्योगिक उत्पादन प्रणाली के स्थान पर ग्रामीण स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को उचित मानते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना श्रम करेगा। ग्रामीण समाज कुल उत्पादन में से उसकी ज़रूरतों के अनुसार संसाधन उसे देगा तथा प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत कम होगी। गांधी जी ने मार्क्सवाद की तरह निजी संपत्ति का विरोध नहीं किया और न ही उत्पादन के साधनों पर राज्य के स्वामित्व की वकालत की, क्योंकि इन प्रक्रियाओं में न सिर्फ अत्यधिक हिंसा शामिल होती है बल्कि राज्य की शक्तियाँ भी बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। उनका विश्वास हृदय परिवर्तन के सिद्धांत में था और उसी के अनुरूप उन्होंने न्यायिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के मुताबिक पूंजीपतियों को उनकी संपत्ति से वंचित तो नहीं किया जाएगा, किंतु पूंजीपतियों का अपना दायित्व बनता है कि वे खुद को अपनी संपदा का मालिक नहीं सिर्फ न्यासी समझे और अपनी ज़रूरत भर का उपयोग कर लेने के बाद शेष सारा धन समाज के वंचित वर्गों के कल्याण में लगाए। सामाजिक विचार गांधी जी के समाज संबंधी विचार भी भारतीय राजनीति में काफ़ी चर्चित रहे हैं। वे धर्म को अत्यधिक महत्व देते थे और धर्मनिरपेक्षता के विचार से ही सहमत थे। उनका मानना था कि धर्म तो संपूर्ण नैतिकता का आधार है।
यदि हम उससे निरपेक्ष हो जाएंगे तो नैतिकता कैसे बचेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि धर्म विहीन राजनीति तथा धर्म विहीन अर्थव्यवस्था मृतदेह के समान है, जिन्हें जला दिया जाना चाहिए। वे मानते थे कि भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता नहीं, सर्वधर्म समभाव की जरूरत है, क्योंकि भारतीय समस्या धर्म नहीं सांप्रदायिकता है। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थन में और वे उसे प्राकृतिक मानते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था श्रम विभाजन की एक आदर्श प्रणाली है। डॉक्टर अम्बेडकर के मन में उनके इस विचार के प्रति जबरदस्त विरोध था। ध्यातव्य है कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक होकर भी अस्पृश्यता तथा जातिगत भेदभाव के विरोध थे। वे विभिन्न जातियों के सामूहिक भोजों तथा अंतरजातीय विवाहों का समर्थन करते थे, ताकि जाति व्यवस्था हिंदू समाज से खत्म हो जाए। गांधी जी परिवार व्यवस्था के समर्थक थे और शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा उनके विचारों का सार तत्व थी। उनका मानना था कि बच्चों को कोरी सैद्धांतिक शिक्षा देने के स्थान पर उनमें उचित मूल्य तथा दक्षताओं के विकास पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा राष्ट्रभाषा में ही होनी चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं। अम्बेडकर दर्शन अम्बेडकरवाद स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई एक प्रमुख विचारधारा थी, जिसने दलितों पर होने वाले शोषण व दमन के विरुद्ध काफ़ी उग्र तेवर अपनाया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था, वे अपने गहन तर्क और चिंतन के आधार पर एक नए सामाजिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसे आगे चलकर उनके समर्थकों ने अम्बेडकरवाद नाम दिया। अम्बेडकरवाद दलित समस्या को भारत की सबसे बड़ी समस्या मानता है। राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलित समस्या को टाल देने की प्रवृत्ति उसे स्वीकार नहीं। अम्बेडकर ने स्वयं कहा था कि दलित समुदाय को सिर्फ देश के एक अंग के रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह देश से अलग थलग पड़ा हुआ तथा वंचित अंग है। उन्होंने अपने एक भाषण में साफ तौर पर कहा था, मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस राष्ट्र के हित में है, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्रीय हित के बीच कोई टकराव की स्थिति जाएगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। अम्बेडकरवाद के अनुसार जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा किए बिना हम समानता का आदर्श नहीं पा सकते। जाति के खत्म होने का मतलब सिर्फ यह नहीं कि सभी जातियों के लोग समाज में एक साथ उठने बैठने लगे। जब तक जाति की धारणा आम आदमी के दिमाग से पूर्णतः विलुप्त और नष्ट नहीं होती, तब समस्या का समुचित समाधान नहीं हो सकेगा। अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का संबंध हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं से है, क्योंकि हिंदुओं के कई धार्मिक ग्रंथ जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इसलिए जाति व्यवस्था को खत्म करने की शर्त है कि हिंदुओं का सिर्फ एक प्रामाणिक धर्म ग्रंथ स्वीकार किया जाना चाहिए, जो जातिवाद जैसे गलत धारणाओं का समर्थन न करता हो। शेष सभी ग्रंथों को कानूनी तौर पर निषिद्ध कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक पदों पर सिर्फ ब्राह्मणों के आसीन होने की परंपरा का भी निषेध किया जाना जरूरी है। पुरोहित जैसे धार्मिक पदों के लिए समाज के सभी वर्णों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि यदि हिंदू समाज दलितों को मानवोचित गरिमा प्रदान नहीं करता है तो दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। स्वयं उन्होंने 1956 ईस्वी में अपनी मृत्यु से कुछ माह पूर्व अपने हजारों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहीं से नव बौद्ध आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि ना तो इसमें मनुष्यों के बीच भेदभाव है और ना ही इस लोक से परे किसी दूसरे लोक की झूठी और नकली कल्पनाएं। अम्बेडकरवाद दलितों की ही मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि यह महिलाओं तथा अन्य वंचित
वर्गों की मुक्ति पर भी बल देता है, किंतु यह मार्क्सवादियों की तरह यह नहीं मानता कि मानव समाज की मूल समस्या गरीबी या आर्थिक शोषण की है, और न ही नारीवादियों की तरह इस विचार का पक्षधर है कि मूल समस्या लिंग विभेद की है। इसका मानना है कि भारतीय समाज की मूल समस्या जातिगत भेदभाव की है, शेष समस्याएं उससे जुड़ी हुई है। वर्तमान भारतीय राजनीति में अम्बेडकरवाद का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसका पहला महत्वपूर्ण उदाहरण काशीराम द्वारा 1978 में स्थापित बामसेफ था, जिसकी सीमाओं को देखते हुए 1981 में उन्होंने DS4 अर्थात दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया। 1984 में DS4 को ही भंग करके बहुजन समाज पार्टी BSP का निर्माण किया गया, जो वर्तमान समय में अम्बेडकरवाद पर आधारित सबके से बड़ा राजनीतिक दल है। महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश में दलित राज द्वारा स्थापित इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा के अन्य उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित है। लोहिया दर्शन। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर अम्बेडकर नगर जनपद नामक स्थान पर हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक व समाजवादी नेता थे। इनके दार्शनिक चिंतन और सामाजिक विश्लेषण की विचार पद्धति में मार्क्सवाद, भारतीय परंपरा, गांधी जी के प्रयोग तथा उनके शोध निदेशक बर्नर सुधाई प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्र का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित किया जा सकता है। सन 1967 के पूर्व सोशलिस्ट पार्टी की जो अनुगुंज हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल पर थी, उसके पीछे डॉक्टर लोहिया का चिंतन, जनसंघर्ष तथा कार्य के प्रति अटूट निष्ठा और ईमानदारी थी। उन्होंने न केवल समाजवाद को भारतीय चिंतन की मूल धारा से जोड़ने का प्रयास किया, बल्कि उसे मूर्त रूप देने का भी भागीरथ प्रयास किया। समाजवादी लोहिया। इन्होंने समाजवादी विचारधारा का विवेचन एशिया की विभिन्न समस्याओं को केंद्र में रखकर किया था। अपनी पुस्तक मार्क्स, गांधी तथा समस्या में समाजवाद संबंधी अपने विचारों को विस्तार में प्रस्तुत किया। उन्होंने गांधीवाद तथा मार्क्सवाद जैसी दो परस्पर विचारधाराओं के मध्य सूत्र का कार्य किया है। उन्हीं के शब्दों में, गांधी तथा मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोष हैं। इन्होंने मार्क्स की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को अपनाया, किंतु मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। वे वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को अनावश्यक और असंगत मानते थे। उनके अनुसार मानवता दो विकल्पों के मध्य जूझती रही है, वर्ग और जाति। जाति और वर्ग में सतत संघर्ष चलता रहता है। यदि जाति दक्षिणपंथी और स्थायी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है, तो वर्ग सामाजिक गतिशीलता का। मानव इतिहास जाति और वर्ग के अंतर्द्वंद की कहानी है। डॉक्टर लोहिया ने रूसी साम्यवाद की तीव्र भर्त्सना की है, जहां व्यक्तिगत स्वच्छंदता को औद्योगिक विकास के लिए कुचल दिया गया। उनकी मान्यता थी कि सत्य की विजय धूर्तता और छल छद्म से नहीं हो सकती। वे धर्म, दक्षिणपंथ तथा राजनीति को मिलाने के पक्षधर नहीं थे, क्योंकि इससे सांप्रदायिक सद्भाव में तनाव और कड़वाहट पैदा होती है। एशियाई सामाजिक व्यवस्था में नौकरशाही और विशेषज्ञों के बढ़ते हुए अनुचित प्रभाव से भी चिंतित थे। नवीन समाजवाद को स्थापित करना सरल नहीं था। उनके लिए वह कुछ सुधारों को अनिवार्य समझते थे, जिनमें विश्व संसद की स्थापना
पूरे विश्व के जीवन स्तर का सुधार तथा उद्योगों व बैंकों का राष्ट्रीयकरण आदि शामिल है। भारत में समाजवाद स्थापित करने का प्रयोग। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने चौखंबा योजना प्रस्तुत की। इस योजना में उन्होंने राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया। चौखंबा योजना के अंतर्गत ग्राम, मंडल, प्रांत व केंद्र इन शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देश की मातृभाषा को प्रतिष्ठित करने के लिए भी अहम योगदान दिया। उन्होंने गरीबों एवं शोषितों को अपने अधिकारों की मांग के लिए मुखर किया। साथ ही उन्होंने पेट की समस्याओं को ही नहीं अपितु मन की समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास किया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भारतीय सभ्यता व संस्कृति से अथाह प्रेम था। उनके संस्कारों में इसकी झलक विद्यमान थी। उनमें भारत की आध्यात्मिकता और पश्चिमी की कार्य क्षमता का मिश्रण था। उनका नारा था, मानेंगे नहीं पर मरेंगे नहीं। वह न्याय के विरुद्ध लड़ाई के प्रेरणा स्रोत हैं। वह पूरे विश्व में सकारात्मक बदलाव के पक्षधर थे। उनका दर्शन विश्व शांति का दर्शन माना जाता है। निःशस्त्रीकरण, विश्व विकास समिति, अंतर्राष्ट्रीयवाद, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन और विश्व सरकार की उनकी योजनाएं उन्हें विश्व नागरिक और उनके दर्शन को विश्व दर्शन सिद्ध करती हैं। आर्थिक विकास की रूपरेखा। उनकी मान्यता थी कि गांधीवादी सत्याग्रह तथा आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण को अपनाए जाने की नीति के माध्यम से ही मार्क्सवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। डॉक्टर लोहिया इस बात को स्वीकार करते थे कि आर्थिक विकास और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए गांधीवादी दर्शन से बढ़कर अन्य कोई तकनीक नहीं है। महात्मा गांधी की तरह डॉक्टर लोहिया भी बड़ी बड़ी मशीनें लगाने के विरुद्ध थे। इस सत्य को जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिए मर्यादा, अमर्यादा तथा सीमा असीमा का ध्यान रखना होगा। मार्क्सवाद भौतिक उत्पादन और संतुष्टि को प्रदान कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक शांति नहीं। भौतिक संतुष्टि समाजवाद का एकमात्र लक्ष्य नहीं है। विशेषाधिकार वाले शोषण वर्ग का वर्गीकरण में निम्नलिखित रूप में करते हैं। विशेषाधिकार वाला वर्ग संपत्ति, जाति और भाषा के आधार पर वर्गों का गठन। नौकरशाह अधिकारी, उच्च मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सर्वहारा वर्ग। समाज में व्याप्त विसंगतियों को समझने के पश्चात डॉक्टर लोहिया ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ नीतियों का प्रतिपादन किया, जो हैं जाति नीति, भूमि नीति, अन्न नीति, आय नीति, मूल्य नीति, राष्ट्रीय श्रम नीति, भाषा नीति। सप्तक्रांति पर एक दृष्टि। डॉक्टर लोहिया ने 7 क्रांतियों की अवधारणा इस रूप में प्रस्तुत की है। नर नारी की समानता के लिए, रंग भेद के कारण राजकीय, आर्थिक तथा वैचारिक असमानता के विरुद्ध, संस्कारगत जन्मजाति ग्रंथ के विरुद्ध तथा पिछड़े वर्गों को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए, पर्दे की गुलामी के खिलाफ, स्वतंत्रता तथा विश्व लोक राज्य के लिए, व्यक्तिगत पूंजी संबंधी विषमताओं के विरुद्ध तथा आर्थिक समानता के लिए, निजी जीवन में अनाधिकार आवश्यक हस्तक्षेप के विरुद्ध तथा लोकतांत्रिक पद्धति के लिए, अस्त्र शस्त्रों के विरुद्ध तथा सत्याग्रह के लिए। डॉक्टर लोहिया के शब्दों में, आज संसार में बड़े बड़े आंदोलनों और क्रांति का युग है। इनको समझना उतना ही जरूरी है कि हम संसार की उन्नति में अपना हिस्सा बटाएं, इसलिए कि हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने में मदद मिले। विश्ववादी व्यक्तित्व। डॉक्टर लोहिया एक विश्ववादी व्यक्तित्व संपन्न व्यक्ति थे। वे अंतर्राष्ट्रीय एकता पर बल देते थे, राष्ट्रवाद के भी पक्षधर थे। वे विश्व एकता के अधिवक्ता थे। उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है, शुद्ध रूप में अंतर्राष्ट्रवाद तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक
कि उसके समर्थक इस तथ्य को अनुभव नहीं करते कि विदेश नीतियों का वर्तमान संघर्ष सभ्यताओं का संघर्ष है और जिसके ऊपर विजय विश्व के मस्तिष्कों को एक करके प्राप्त की जा सकती है। इतिहास बोध। डॉक्टर लोहिया के इतिहास विषयक विचार अरस्तु के सिद्धांत से समानता रखते हैं। उन्होंने मार्क्स के आर्थिक विवेचन के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने हेगलवादी दृष्टिकोण को भी स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर लोहिया के इतिहास के संबंध में अपने विचारों का प्रसार अपनी कृति व्हील्स ऑफ हिस्ट्री 1955 में किया है। इसी प्रकार उन्होंने कोणार्क, नालंदा, अजंता, एलोरा आदि में अंकित मूर्तियों और भित्ति चित्रों में एक दिव्य प्रतिभा के दर्शन किए हैं। अगला, मार्क्सवाद। साम्यवाद या मार्क्सवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद भी कहा जाता है। इसके इन सभी नामों के पीछे कोई ना कोई आधार है। इसे मार्क्सवाद इसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स के नाम से के कारण कहा जाता है, जबकि साम्यवाद इसलिए कि इस विचारधारा का अंतिम उद्देश्य जिस आदर्श व्यवस्था में पहुंचना है उसका नाम साम्यवाद है। वैज्ञानिक समाजवाद और क्रांतिकारी समाजवाद नामों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि इसे समाजवाद के दो अन्य रूपों स्वप्नदर्शी समाजवाद तथा विकासवादी समाजवाद के से अलग किया जा सके। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नामक दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया था। आगे चलकर 1917 ईस्वी में लेनिन ने सोवियत रूस में तथा 1949 ईस्वी में माओ से तुंग ने चीन में इसी विचारधारा को आधार बनाकर क्रांतियों की तथा नए प्रकार की राजनीतिक प्रणाली का विकास किया। इस दृष्टि से लुकाच, लेनिन, माओ से तुंग, ग्रामसी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, अर्नेस्ट फिशर, ब्रेख्त, ब्लॉक, बेंजामिन गोल्डमन, एडार्नो आदि को भी मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख स्तंभ रूप में देखा जाता है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम के दौरान मानवेंद्र नाथ राय मार्क्सवाद के प्रमुख समर्थकों में शामिल थे। वे लेनिन के सलाहकार मंडल के सदस्य भी रहे, किंतु 1940 में उनका मार्क्सवाद से मोहभंग हो गया तथा उनके विचार कुछ बदल गए। इसी प्रकार कुछ समय तक जवाहरलाल नेहरू पर भी मार्क्सवाद का असर देखा गया, किंतु बाद में स्वयं उन्होंने स्पष्ट किया कि वे मार्क्सवाद के कम समाजवाद के ज़्यादा नज़दीक हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन के दूसरे चरण, जिसमें भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, पर भी मार्क्सवाद का व्यापक असर था। वर्तमान समय में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम), फॉरवर्ड ब्लॉक आदि राजनीतिक दलों तथा नई नस्लवादी व माओवादी संगठनों पर इस विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव नजर आता है। मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवाद एक जटिल विचारधारा है जिसमें बहुत से विचार निहित हैं। उन सभी विचारों की समग्रता को ही मार्क्सवाद कहा जाता है। मार्क्सवाद के प्रमुख विचारों का परिचय इस प्रकार है। मार्क्सवाद के 3 अनिवार्य घटक हैं। पहला, द्वंद्वात्मक और ऐतिहासिक भौतिकवाद। दूसरा, राजनीतिक अर्थशास्त्र। तीसरा, वैज्ञानिक समाजवाद, जिसमें 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मकता के नियम को मानता है और उसका दावा है कि
प्रकृति और समाज में होने वाले सभी परिवर्तनों के मूल में यही नियम कार्य करता है। इस धारणा के अनुसार प्रकृति की हर वस्तु तथा दुनिया के प्रत्येक समाज में कुछ भीतरी अंतर्विरोधी होते हैं, जिनके कारण उनके भीतर वाद और प्रतिवाद में द्वंद्व की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इन दोनों के संघर्ष के माध्यम से एक तीसरी अवस्था संवाद का उद्भव होता है। संवाद वस्तुतः वाद और प्रतिवाद की ही कुछ विशेषताओं को जोड़कर तथा कुछ को छोड़कर एक समझौते की तरह विकसित होता है। आगे चलकर संवाद खुद ही वाद बन जाता है तथा उसके विरुद्ध पुनः प्रतिवाद का विकास होता है। वाद, प्रतिवाद तथा संवाद की इन त्रिस्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से ही सारा विकास होता है। अतः विकास के लिए द्वंद्व संघर्ष जरूरी है। इसे मार्क्स ने निषेध का नियम कहा है। मानव समाज का सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इसमें एक बुनियादी ढांचा होता है तथा शेष ऊपरी ढांचे होते हैं। बुनियादी ढांचा उत्पादन प्रणाली या अर्थव्यवस्था को कहते हैं। उत्पादन प्रणाली से ही समाज का संपूर्ण ढांचा निर्धारित होता है। समाज के शेष सभी ढांचे जैसे सामाजिक मान्यताएं, राजनीतिक, कला, संस्कृति इत्यादि इसी से निर्धारित होते हैं तथा उत्पादन प्रणाली के बदलने पर भी बदल जाते हैं। मार्क्स का दावा है कि हर समाज दो वर्गों अमीर तथा गरीब में विभाजित होता है। इतिहास के किसी चरण में कुछ व्यक्ति बलपूर्वक उत्पादन संपत्ति के मालिक बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ कठोर मेहनत के बल पर जीवित रहने और शोषण सहने को मजबूर होते हैं। यह शोषण प्राचीन काल से ही शुरू हुआ और बदले हुए रूपों में आज तक चल रहा है। इतिहास की व्याख्या का अर्थ यही है कि इन वर्गों के द्वंद्व के माध्यम से युगों के परिवर्तन को समझा जाए। मार्क्स के अनुसार शोषित वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है कि वह संगठित होकर हिंसक क्रांति करे। वर्ग चेतना अर्थात अपने वर्ग की वास्तविक स्थितियों तथा हितों की समझ पैदा होने पर शोषित वर्ग अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता है और क्रांति की संभावना बनती है। मार्क्सवाद की गांधी जी तथा स्वप्नदर्शी समाजवादियों द्वारा समर्थित हृदय परिवर्तन के विचार में कोई आस्था नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार यह एक कल्पना है, यथार्थ नहीं। मार्क्सवाद का मानना है कि सभी सामाजिक समस्याओं की जड़ निजी संपत्ति की धारणा में छिपी है। निजी संपत्ति ही समाज में विषमताएं पैदा करती है। इसके कारण एक वर्ग में पीढ़ी दर पीढ़ी अमीरी का संचरण होता रहता है, जबकि दूसरे वर्ग में सभी पीढ़ियां गरीबी व शोषण झेलते रहने को मजबूर होती हैं। जब तक निजी संपत्ति की धारणा का पूर्ण विनाश नहीं होगा, तब तक समाज में समानता की स्थापना नहीं हो सकेगी। मार्क्स का दावा है कि क्रांति के बाद समाजवाद तथा साम्यवाद में निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं रहेगा। मार्क्सवाद में निजी संपत्ति की व्याख्या अधिशेष अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत द्वारा की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजीपति की आय, जिसे वह लाभ कहता है, वस्तुतः अधिशेष मूल्य या चोरी की आय है। मार्क्सवाद राज्य का विरोध करता है, अतः वह अराजकतावाद का समर्थक है। मार्क्स का दावा है कि राज्य चाहे जैसा भी हो, वस्तुतः वह उच्च वर्ग के धन से संचालित होता है तथा उसी के हितों का पोषण करता है। इसलिए समानता की अवस्था लाने के लिए राज्य का पूर्ण अंत होना जरूरी है। उसका दावा है कि साम्यवाद में राज्य लुप्त हो जाएगा। मार्क्स ने धर्म का विरोध किया है। उसकी राय में धर्म अफीम के समान है, क्योंकि वह शोषित व्यक्ति को वास्तविक वर्ग शत्रु के से संघर्ष करने के स्थान पर अलौकिक सुखों के लिए प्रेरणा देकर भटका देता है। साथ ही वह शोषित व पीड़ित व्यक्ति को विद्रोह या क्रांति की प्रेरणा देने की बजाय शांत रहने, सहनशील बनने तथा भाग्यवादी होने की सीख देता है। इसका परिणाम यह होता है कि शोषित व्यक्ति अपने शोषण, दुख तथा पीड़ा को अपना भाग्य मानकर
झेलने लगता है, उनके खिलाफ संघर्ष नहीं करता। मार्क्स की स्पष्ट घोषणा है कि समाजवाद तथा साम्यवाद में धर्म नहीं रहेगा। समाजवाद में धर्म का निषेध होगा, जबकि साम्यवाद में धर्म मनुष्य की चेतना से लुप्त हो चुका होगा। मार्क्सवाद राष्ट्रवाद का भी विरोध करता है, क्योंकि मार्क्स के अनुसार राष्ट्रवाद एक मिथ्या चेतना है जो कृत्रिम भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई या सांस्कृतिक भावनाओं को उभार कर वास्तविक आर्थिक शोषण से मजदूर वर्ग का ध्यान भटकाती है। मार्क्स राष्ट्रवाद को पूंजीवाद का भी अधिकार पूंजीवाद का ही हथियार मानता है, जिसे पूंजीवाद ने इसलिए उभारा है ताकि मजदूरों को नकली प्रश्नों में उलझाया जा सके। मार्क्स अंतर्राष्ट्रवाद में विश्वास रखता है, क्योंकि दुनिया भर के मजदूरों की हालत प्राय एक सी है। राष्ट्र के आधार पर उसमें कोई अंतर नहीं आता। उसने कहा है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। उसने नारा भी यही दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। उसका दृढ़ विश्वास था कि पूंजीवाद का चरम विकास होने पर वैश्विक क्रांति होगी, जिससे समाजवाद का उद्भव होगा। गौरवतल है कि मार्क्स के बाद इस विचार को लेकर मार्क्सवादियों में काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। लेनिन, स्टालिन तथा माओ ने अपने अपने तरीके से मार्क्सवादी विचारधारा के भीतर राष्ट्रवाद को स्वीकार किया है। मार्क्सवाद के समर्थकों का एक वर्ग विवाह और परिवार संस्थाओं का भी विरोधी है, क्योंकि ये संस्थाएं निजी संपत्ति की सुरक्षा और हस्तांतरण के लिए विकसित हुई है, न कि प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ऐसे मार्क्सवादियों का स्पष्ट मानना है कि नारी विवाह और परिवार के अंतर्गत शोषित वर्ग है, जबकि पुरुष शोषक वर्ग। मानव इतिहास की व्याख्या के अंतर्गत मार्क्स ने इतिहास की कुछ अवस्थाओं का जिक्र किया है। उसका दावा है कि दुनिया का हर समाज इन्हीं अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये अवस्थाएं इस प्रकार हैं। आदिम साम्यवाद, यह सामाजिक जीवन की शुरुआत का समय है, जब ना तो निजी संपत्ति की धारणा थी और ना ही शोषण। सभी मनुष्य सामुदायिक जीवन जीते थे और उनमें बेहद प्राथमिक किस्म का श्रम विभाजन था। इस समय जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण था, क्योंकि मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों तथा पशुओं से हर समय खतरा रहता था और मूलभूत ज़रूरतें पूरी करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता था। दास व्यवस्था, यह मानवीय सभ्यता का सबसे बुरा दौर था, क्योंकि इसमें शोषक वर्ग ने निम्न वर्ग के मनुष्यों को संपत्ति ही बना लिया था। दास और मालिक इस समय के दो वर्ग थे। दास मालिकों की निजी संपत्ति थे, जिसके साथ कुछ भी करना वैध था। यहाँ तक कि दासों को अपनी संतान का अधिकार भी नहीं था। रोम तथा ट्यूटन आदि में यह अवस्था स्पष्ट तौर पर विकसित हुई। सामंतवाद, कृषि अर्थव्यवस्था की शुरुआत के साथ ही सामंतवाद का उदय हुआ और इसमें दो वर्ग बने, सामंत तथा कृषक। कृषकों को दासों की तुलना में ज़्यादा अधिकार प्राप्त थे, किंतु उन्हें बेगार करनी पड़ती थी और युद्ध होने पर सैनिक सेवा भी देनी होती थी। यह व्यवस्था यूरोप के लगभग सभी देशों में विकसित हुई। पूंजीवाद, औद्योगिक क्रांति के साथ ही पूंजीवाद का उदय हुआ, जिसमें पूंजीपति, बुर्जुआ तथा मजदूर सर्वहारा दो वर्ग बने। इसमें मजदूरों को अनुबंध की स्वतंत्रता दी गई। सैद्धांतिक तौर पर इस व्यवस्था में उन्हें बेगार नहीं करनी पड़ती है, किंतु राज्य की हस्तक्षेप नीति तथा मांग पूर्ति के कठोर नियम के कारण मजदूरों की स्थिति बेहद दयनीय बनी रहती है। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीवाद में मजदूरों में एकता और वर्ग चेतना तेजी से फैलती है और इसी के चरम स्तर पर दुनिया के सभी मजदूर विश्वव्यापी हिंसक क्रांति
करके समाजवाद की स्थापना करेंगे। समाजवाद समाजवाद पूंजीवाद के तुरंत बाद की स्थिति है, जिसे सर्वहारा की तानाशाही भी कहा गया है। इस अवस्था में राज्य तो रहता है, किंतु वह जनसाधारण के पक्ष में होता है। निजी संपत्ति की धारणा खत्म हो जाती है। धर्म को मानना निषिद्ध हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति क्षमता के अनुसार कार्य करता है और उसे कार्य के अनुसार उपलब्धियां मिलती हैं। साम्यवाद साम्यवाद अंतिम अवस्था है, जिसे मार्क्स का यूटोपिया या स्वप्न लोग भी कहते हैं। यह समाजवाद का अगला स्वाभाविक चरण है, जहाँ राज्य लुप्त हो जाता है, धर्म मानवीय चेतना से हट जाता है। इस अवस्था में न शोषण रहता है, न राष्ट्र, न विवाह या परिवार, और न ही किसी प्रकार का अलगाव या अजनबीपन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य करता है तथा उसे ज़रूरत के अनुसार उपलब्धियां मिलती है। अगला है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषण शब्द अंग्रेजी के साइको एनालिसिस का हिंदी पर्याय है। सिगमंड फ्राइड 1856 से 1939 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इनके द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज करते समय हुए मानसिक व स्नायविक विकारों के संबंध में दिया गया सिद्धांत व व्यवहार मनोविश्लेषण कहलाता है। इससे ही मनोविश्लेषणवाद बना है। फ्रायड ने पाया कि सम्मोहन क्रिया अथवा वार्तालाप में स्वच्छंद विचार साहचर्य से कई पुराने अनुभव पुनर्जीवन हो जाते हैं। कामवृत्ति और उसका अचेतन रूप से दमन इन अनुभवों का मूल कारण है। शेषवी दमिक कामवृत्ति यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिस पर वे पहुँचे। उन्होंने इसे जीवन की मुख्य प्रेरक शक्ति माना। यह शिशु के जन्म से ही क्रियाशील रहती है और इसका दर्शन मानव के समस्त व्यवहार में अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके लिए वे लिबिडो शब्द प्रयुक्त करते हैं। शैशव में मानव में केवल इड ही विकसित रहता है, दमन का प्रश्न नहीं उठता, किंतु सामाजिक और नैतिक दबावों के कारण अहम और सुपर ईगो का विकास होने लगता है और स्वाभाविक कामेक्षाएं दमित होने लगती हैं। अचेतन मानस का निर्माण इन दमित इच्छाओं से होता है। शिशु की कामवृत्ति अपने माता पिता और भाई बहनों की ओर प्रेरित होती है, किंतु नैतिक निषेधों के कारण यह वृत्ति दमित होती रहती है और व्यक्ति के मन में कुंठाएं पैदा हो जाती हैं। फ्रायड के सिद्धांत में इडिपस कुंठा का विशेष महत्व है, जो ग्रीक नायक इडिपस, जिसने अपने पिता की हत्या कर अपनी मां से विवाह कर लिया था, के नाम पर है। फ्रायड के अनुसार ये दमित वासनाएं और कुंठाएं साधारण स्वस्थ जीवन में भी अपने को व्यक्त करने का प्रयास करती रहती हैं, परंतु सुपर ईगो द्वारा निर्मित प्रतिरोध के कारण ये अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट नहीं हो पाती और कपट वेशों में व्यक्त होती है। ये कपट रूप जागृत और स्वप्न जीवन की भूलें हैं। अधिक प्रबल होने पर कई मानसिक स्नायविक रोग हो जाते हैं, जैसे हिस्टीरिया, खंडित व्यक्तित्व, अपराध भावना आदि। मानव का छोटे से छोटा व्यवहार भी सप्रयोजन होता है। मानसिक जीवन में कुछ भी अकारण अथवा निष्प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन या प्रेरणा मुख्यतः कोई कामेच्छा होती है, जिसे हम मनोविश्लेषण के द्वारा जान सकते हैं। फ्रायड के विचारों का कला और साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। फ्रायड के अनुसार अचेतन मानस की संचित प्रेरणाओं और इच्छाओं से ही कला और धर्म दोनों का उद्भव होता है। साहित्य और कला का जन्म तब होता है जब दमित वासनाएं उदात्त रूप में अभिव्यक्त हो पाती है। साहित्य, कला, धर्म आदि सभी को फ्रायड इन्हीं संचित वासनाओं और प्रेरणाओं से उद्भूत मानता है। फ्रायड के सहयोगियों और शिष्यों में एडलर और यंग ने फ्रायड से
असहमति रखकर कुछ भिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। एडलर 1870 से 1937। एडलर के मनोविज्ञान में लिबिडो अथवा काम वृत्ति से अधिक महत्व अहम को दिया गया। उनका मत है कि फ्रायड काम वृत्ति को अनावश्यक महत्व देते हैं। काम वृत्ति के अतिरिक्त अहम की मांग भी मानसिक स्नायविक रोगों का मूल कारण हो सकती है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्म स्थापन की प्रवृत्ति ही प्रमुख है। काम वृत्ति नहीं, हीनत्व, कुंठा मानसिक स्नायविक रोग का मूल कारण है। यथार्थ से संघर्ष के कारण व्यक्ति के आत्म स्थापन को संतुष्टि नहीं मिल पाती और उसमें हीन भावना विकसित हो जाती है। युंग 1875 से 1961। वह भी फ्रायड के इस मत से असहमत थे कि जीवन की प्रमुख प्रेरक शक्ति काम वृत्ति है। उन्होंने लिबिडो शब्द अधिक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें फ्रायड की काम वृत्ति और एडलर की आत्म स्थापन प्रवृत्ति दोनों ही समन्वित है। वह उसे जीवन की वह प्रारंभिक और सामान्य प्रेरक शक्ति मानते हैं जो मानव के सभी व्यवहारों में व्यक्त होती हैं। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत। युंग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उनके अनुसार व्यक्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनका ध्यान और शक्ति अपने पर ही केंद्रित रहती है, दूसरे वे जिनकी शक्ति सामाजिक और भौतिक वातावरण की ओर प्रकट होती है। पहले प्रकार के व्यक्ति अंतर्मुखी तथा दूसरे प्रकार के बहिर्मुखी होते हैं। जहां विचारों और भावनाओं में केंद्रित होने के कारण अंतर्मुखी व्यक्ति अधिक भावुक, कल्पनाशील, एकांत प्रिय और अव्यावहारिक होते हैं, वहीं बहिर्मुखी व्यक्ति व्यवहार कुशल, समाज प्रिय और क्रियाशील अधिक होते हैं। मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव। मनोविश्लेषण का सिद्धांत 20वीं सदी तथा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके साहित्य और कला की दुनिया पर भी व्यापक प्रभाव डाला। कला के क्षेत्र में दादावाद 1916 ईस्वी, दादावाद, अति यथार्थवाद और जैसे आंदोलनों को मनोविश्लेषणवाद से प्रेरणा मिली। नैतिकता और उसके प्रतिमानों पर एक नई समझ विकसित हुई और स्वच्छंद विचारों की एक नई पीढ़ी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंग्रेजी साहित्य में D.H. लॉरेंस और जेम्स जॉयस इसके प्रमुख लेखक हैं। आलोचनात्मक प्रयोग के स्तर पर जेम्स द्वारा शेक्सपियर के हैमलेट की साहित्य में प्रथम मनोविश्लेषणात्मक आलोचना हुई। यह साहित्य में प्रथम मनोविश्लेषणात्मक आलोचना थी। हिंदी में इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र अज्ञे आदि के साहित्य पर इस सिद्धांत का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अस्तित्ववाद। व्यक्ति के विकास का निर्माण को समाज विभिन्न वर्जनाओं से निषिद्ध करता है। धर्म व समाज की इन प्रवृत्तियों के विरोध में 19वीं सदी में विद्वानों ने आवाज़ उठाई। सभी पूर्ण मान्य सामाजिक, धार्मिक व नैतिक परंपराओं के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ डेनिश विद्वान व धार्मिक चिंतक सोरेन किरकेगार्ड 1813 से 1855 ने उठाई। इन्हें ही अस्तित्ववाद का प्रणेता माना जाता है। यूरोप की 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति, वैज्ञानिकता व मशीनीकरण के मानवीय अस्तित्व की स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। किरकेगार्ड ने यहाँ मनुष्य की व्यक्तिगता की वकालत की। पूर्ण मान्यताओं व धर्म की नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर ऐसे जीवन दर्शन प्रस्तुत किया गया जहाँ मानव पूर्ण स्वच्छंद हो। किरकेगार्ड हीगल दर्शन के विरोधी थे। किरकेगार्ड के बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जर्मन दार्शनिक नीत्शे 1844 से 1900 ने इस दर्शन को आगे बढ़ाया।
नीत्शे ने तमाम सामाजिक नैतिक मान्यताओं का विरोध किया तथा व्यक्ति स्वातंत्र्य के आधार पर सुपरमैन अति मानवीय गुणों से संपन्न व्यक्तित्व की कल्पना की। नीत्शे अनिश्वरवादी थे। ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध उक्ति है, अस्तित्ववाद का व्यापक उन्मेष प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हुआ। इसके बाद यह फ्रांस, इटली होते हुए एशिया में आया। अस्तित्ववाद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। व्यक्ति का अस्तित्व बाह्य सत्ता के अधीन नहीं। व्यक्ति को अपने अंतरात्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन मानना, सुख की निरर्थकता, अस्तित्व का बोध, दुख त्रास व मृत्यु के क्षणों में ही संभव दुख वेदना, अराजकता, विज्ञान विरोध, नास्तिकता, असामाजिकता, यौन उन्मुक्तता की प्रधानता, निराशा, पीड़ा, दुख, सत्रांश, यातना, एकाकीपन, आत्मनिर्वाचन आदि ही मनुष्य की अनिवार्य स्थिति। मृत्यु को मानवीय स्थिति की सीमा मानना, जीवन के प्रति विद्रोह अथवा जीवन की निरंतरता के प्रति विद्रोह से तात्पर्य जीवन के परंपरागत मूल्यों, समाज, धर्म आदि के प्रति विद्रोह से है। अस्तित्ववाद की पुष्ट करने वालों में कार्ल जैस्पर्स, मार्टिन हाइडेगर, गैब्रिएल मार्शल, सार्त्र, कामू, सिमोन द बहुआ, दोस्तोयेव्स्की, फ्रांस काफ्का आदि प्रमुख हैं। सार्त्र अस्तित्ववादियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। अस्तित्ववादी धर्म व ईश्वर को लेकर दो वर्गों में विभक्त हैं, आस्थावादी, अनास्थावादी। आस्थावादियों में किरकेगार्ड व बोबर महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अस्तित्ववाद को ईश्वर से जोड़कर देखा है। अनास्थावादी अस्तित्ववाद के केंद्र में रहे। इनमें नीत्शे, सार्त्र, कामू प्रमुख हैं। इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को खारिज किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह विश्व की सबसे प्रमुख विचारधाराओं में से एक बन गया। इसका प्रभाव साहित्य सृजन, आलोचना, सिद्धांत, रंगमंच, एब्सर्ड नाटक की अवधारणा के मूल में अस्तित्ववाद ही है तथा इसी से संबंधित रंगमंच को एंटी थिएटर कहा गया आदि पर पड़ा। उत्तर आधुनिकतावाद। विद्वानों का मत है कि संरचनावाद और विखंडनवाद दोनों के मेल से उत्तर आधुनिकतावाद का निर्माण हुआ। पालडी मेन को विखंडनवाद का उत्तर आधुनिकता और उत्तर आधुनिकतावाद शब्दों के अत्यधिक प्रयोग के बावजूद अभी तक इनका कोई सर्वसम्मत अर्थ या परिभाषा तय नहीं हो पाई। शाब्दिक स्तर पर उत्तर आधुनिक शब्द उत्तर व आधुनिक इन दो शब्दों से मिल कर बना है, जिसका अर्थ आधुनिक व विकसित परवर्ती रूप भी हो सकता है और आधुनिक के बाद का उसका विरोधी रूप भी। उत्तर आधुनिकता उत्तर आधुनिक विशेषण से बनी संज्ञा है। उत्तर आधुनिकता से जब उत्तर आधुनिकतावाद बनता है तब उसका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है, आधुनिकता की परवर्ती विचार पद्धति या उसकी विरोधी विचारधारा। जैसे आधुनिकतावाद पूंजीवाद व्यवस्था से उत्पन्न हुआ है, वैसे ही उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उपजा है, जहाँ पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में औद्योगिकीकरण और उत्पादन थे, वहीं उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद बाजारवाद है। मलय चौधरी मानते हैं कि फेडेरिको द वेनिस के कविता संग्रह आंतोलेजिया दला पोएजिया ए हिमापानो मारिकाना में सर्वप्रथम पोस्टमॉडर्न की परिभाषा दी है। दक्षिणी अमेरिकी कवियों पर पोस्टमॉडर्न के प्रभाव को देखकर डडली फिट्स ने एथोलॉजी ऑफ कंटेम्परेरी लैटिन अमेरिकन
पोएट्री नामक पुस्तक की रचना सन 1942 में की। फार्मई एक्सप्रेसाओ नो दोमांस ब्राजिलेइरो दो पीरियडो कॉलोनियल ए एपोका पोस्टमॉडर्निस्ट नामक पुस्तक सन 1947 में प्रकाशित हुई, जो पुर्तगाली कविताओं का संग्रह है। यदि प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान के स्वरूप, उसके अर्जन और विवरण में आमूलचूल परिवर्तन किया है, तो उपभोगवाद ने बाजार को केंद्रस्थ कर दिया है तथा ये दोनों परस्पर संबद्ध हैं। इनके कारण पूरा विश्व समूचा मीडिया समाज बनता जा रहा है और हर व्यक्ति उपभोक्ता, इन दोनों को बाजार नियंत्रित करता है। आज पूरा विश्व एक बाजार बनता जा रहा है तथा यही भूमंडलीकरण है। इस विश्व बाजार में मनुष्य विक्रय की वस्तु की वस्तु भी है, विक्रेता भी है और क्रेता भी। जब मनुष्य नहीं रह गया है, एक वस्तु बन गया है, एक संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स बन गया है। मार्शल मैकलुहान ने नई संज्ञा विश्व ग्राम ग्लोबल विलेज को स्थापित किया। उत्तर आधुनिकतावाद का जनक सच्चे अर्थों में ल्योतर को माना जाता है। ल्योतर ने अपनी पुस्तक द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ए रिपोर्ट ऑन नॉलेज 1979 में उत्तर आधुनिक समाज में से जुड़ी निम्नलिखित 3 चीज़ों पर विचार किया है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में भाषिकी ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। कंप्यूटर ने जिस कृत्रिम मस्तिष्क का विकास किया है, उसकी आवश्यकता के लिए भाषा का निर्माण, उस भाषा के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करना, सूचनाओं के भंडारण, डाटा बैंकों की स्थापना, यांत्रिक अनुवाद तथा इसी प्रकार के अन्य कार्यों को संपन्न करने में भाषिकी केंद्रस्थ रही है। प्रौद्योगिकी के विकास ने ज्ञान का स्वरूप और लक्ष्य बदल दिया है। अब ज्ञान साध्य न रह सककर साधन बन गया है तथा बाजार की वस्तु बन गया है। उसका क्रय विक्रय किया जा सकता है। जिस ज्ञान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता वह व्यर्थ है। अब ज्ञान सूचना का पर्याय बन गया है, इसलिए उसका थोक में उत्पादन और विक्रय होता है। उत्तर आधुनिक समाज में वही ज्ञान महत्वपूर्ण व सार्थक है जिसे वैद्युत मस्तिष्क में संचित किया जा सकता है और जिसे बाजार में बेचकर धनार्जन किया जा सकता है तथा जिसके माध्यम से शक्ति अर्जित की जा सकती है। जो ज्ञान मानव व्यक्तित्व को संपन्न बनाने की दृष्टि से अर्जित या विकसित किया जाता है, वह उत्तराधुनिकों के लिए निरर्थक है। ल्योतर लिखते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद महावृतांत के विरुद्ध है। महावृतांत का अर्थ है ईसाइयत, मार्क्सवाद और वैज्ञानिक प्रकृति का मिथ। इसके विरुद्ध अब छोटे छोटे अस्तिमा समूहों जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि का उदय हो रहा है। आगे ल्योतर अपनी बात में कहते हैं कि ज्ञान की अवस्था बदल जाती है जब समाज उत्तर औद्योगिक युग में और संस्कृति उत्तर आधुनिक युग में प्रवेश करती हैं। फ्रेडरिक जेम्स उत्तर आधुनिकता को अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्निज्म द कल्चरल लॉजिक ऑफ लेट कैपिटलिज्म के भीतर पूंजीवाद के विकास रूप में बनाया है। उन्होंने इसे उपभोक्ता पूंजीवाद अथवा वृद्ध पूंजीवाद की संज्ञा दी। उत्तर आधुनिकतावाद में ल्योतर के अतिरिक्त पॉल डी मैन, नीत्शे, फूको और जाक देरिदा नाम प्रमुख माने जाते हैं। जॉन ने इस स्वरूप परिवर्तन के विश्व का स्वरूप ही बदल दिया है। जिन कारखानों में उत्पादन करने के लिए शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर या तकनीकी संलग्न होते थे, अब उनका स्थान कंप्यूटर चालित यंत्र और कंप्यूटर संचालित नियंत्रक ले रहे हैं। उत्पादन
बढ़ रहा है लेकिन रोजगार घट रहा है। देशों की शक्ति ज्ञान के इस नए स्वरूप और उसके संचय वितरण की प्रौद्योगिकी में संपन्नता से तय होगी। अब शक्तिशाली और दुर्बल राष्ट्र की कसौटी नया ज्ञान और प्रौद्योगिकी होंगे, भौतिक क्षेत्र और संसाधन नहीं। ज्ञान के स्वरूप की इस नवीनता को ध्यान में रखकर ही लियोटार्ड ने ज्ञान के दो रूपों की चर्चा की है, ज्ञान का वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान। ये दोनों ज्ञान रूप परस्पर विरोधी और प्रतिस्पर्धी हैं। ज्ञान का अर्थ भौतिक विज्ञानों से संबद्ध तर्क और प्रमाणों से सिद्ध ज्ञान है। आख्यान नैरेटिव के अंतर्गत सांस्कृतिक परंपराएं, देवमालाएं, मिथक, दर्शन, दंत कथाएं, सामाजिक नैतिक मूल्यबोध, सौंदर्यबोध आदि सम्मिलित हैं। आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने आख्यान या विज्ञानेतर ज्ञान को अर्धबर्बर, अर्धसभ्य, पुरातनपंथी, भ्रांत, अज्ञानग्रस्त आदि सिद्ध किया। उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि तर्क प्रमाण तथा प्रयोगशालाओं में सिद्ध ज्ञान के आ जाने से आख्यान समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कारण यह है कि समाज के अस्तित्व, उचित अनुचित के निर्णय और मानव मनीषा के विकास के लिए आख्यान का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक ज्ञान में भी कहीं न कहीं रूप और परिमाण में आख्यान विद्यमान है। इसके कारण उत्तर आधुनिकता में आख्यान नैरेटिव और महाख्यान मेटा नैरेटिव को लेकर अविश्वास का भाव बना हुआ है। लियोटार्ड ने उत्तर आधुनिकता को अविश्वास के आधार पर ही परिभाषित किया है। उसने लिखा है कि अति सरलीकरण के रूप में मैं उत्तर आधुनिकता को महाख्यान के प्रति अविश्वास के रूप में परिभाषित करता हूँ। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, मैनचेस्टर, 1984। फूको ने अपने अध्ययन से निष्कर्ष निकाला है कि मानव की मृत्यु हो गई है। वह अब मात्र विषय है, विषय नहीं। सत्ता एवं शक्ति उसका उपयोग करती है। उसका सचेत सक्रिय विद्रोह मनुष्य वाला रूप अब शेष नहीं रह गया है। फूको ने स्वतंत्रता को आधुनिकतावाद की कल्पना मात्र माना। उत्तर आधुनिक स्थिति का अंतर्विरोध अत्यधिक स्वतंत्रता और अत्यधिक पराधीनता का अंतर्विरोधी है, जहाँ विकल्पों का आधिक्य है लेकिन व्यक्ति वर्ण के लिए स्वतंत्र नहीं है। जहाँ बौद्रिला उत्तर आधुनिकता के एक और पक्ष को सामने लाता है। यह पक्ष संप्रेषण की प्रकृति से जुड़ा है। आधुनिक काल से पहले प्रतीकों के माध्यम से दो व्यक्ति आमने सामने अपनी बात संप्रेषित करते थे। इसका स्थान आधुनिक काल में पहले मुद्रण माध्यमों ने ले लिया और अब संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यमों से बिंबों के माध्यम से किया जाता है। संप्रेषण की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रूप से यथार्थ की समझ परिवर्तित हो जाती है। यथार्थ परंपरागत अर्थ में यथार्थ नहीं रह जाता। उत्तर आधुनिक यथार्थ हाइपर रियलिटी है, जिसमें पदार्थों और उनके प्रतीकों का अंतर समाप्त हो जाता है। हम तक संप्रेषित होता है। संप्रेषणीय वस्तु या पदार्थ का प्रतिरूप या छल रूप, ये प्रतिरूप स्वयं संदर्भित होते हैं। उत्तर आधुनिकता के अवसाद और हताशा का मुख्य कारण यह है कि आधुनिकता तक विकसित प्रायः सभी महाख्यान द्वंद्वात्मक, निरपेक्ष, सत्य, मानव, स्वतंत्र, वर्गहीन, शोषण मुक्त समाज, विकास संपन्नता, शांति और युद्धहीनता आदि खंडित हो चुके हैं। एकीकृत विश्व समाज की परिकल्पना भी खंडित हो चुकी है। इस समय जो विश्व समाज अस्तित्व में आया है वह विखंडित, बहुलतावादी, वैषम्यपूर्ण, साम्राज्यवादी तथा आतंकवादी हिंसा से परिपूर्ण है। यही कारण है कि उत्तर आधुनिकतावाद में
विज्ञान की जगह अनुभव की वापसी है, योजना की जगह बाजार है, धर्मनिरपेक्षता की जगह धार्मिक पहचान है, केंद्र की जगह जातिवाद स्त्रीवाद जैसे उपकेंद्रों की वापसी है। समग्र रूप में उत्तर आधुनिकता के 3 केंद्रीय तत्व माने जा सकते हैं: समग्रतावादी सार्वभौमिक सत्यों का नकार, तर्कवाद का नकार, आधुनिकतावाद की सक्षमता का नकार। उत्तराधुनिकता अंतवादी दर्शन है और उसमें इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, कविता का अंत, लेखक की मृत्यु, आलोचक की मृत्यु, मनुष्य की मृत्यु, अर्थ की मृत्यु आदि स्थापनाएं दिखाई देती हैं। देरिदा ने दी एंड ऑफ पेन में लिखा है, मृत्यु पर्व का जो क्रम ईश्वर की मृत्यु से शुरू हुआ था, उसने अंततः मनुष्य की ही जान ले ली है। समकालीन हिंदी कविता इस अंतवादी दर्शन के प्रतिकार की कविता है। उदाहरण स्वरूप केदारनाथ सिंह की कविता बाघ की निम्नलिखित पंक्तियां देखी जा सकती हैं। अंत में मित्रों इतना ही कहूँगा कि अंत महज एक मुहावरा है जिसे शब्द हमेशा अपने विस्फोट से उड़ा देते हैं और बच रहता है हर बार वही एक कच्चा सा आदिम मिट्टी जैसा आरंभ, जहाँ से हर चीज़ फिर से शुरू हो सकती है। नवल किशोर लिखते हैं कि जिसे पश्चिमी कला जगत में उत्तर आधुनिकता कहा जाता है, उसका एक लक्षण विचारधारा निरपेक्षता भी है। विचारधारा की शून्यता में धार्मिक कट्टरता, भाषावाद, उग्र राष्ट्रवाद, नस्लवाद आदि विभेदक विश्वासों को मुक्त आकाश मिल जाता है। आधुनिकतावाद जब कवि अपने समय को अनुभव करने के साथ भोगता भी है, तब उसकी चेतना में क्षोभ भर जाता है। इस वजह से नवीनता अपना स्वरूप विस्तार करती है और आधुनिकता जन्म लेती है। आधुनिकता बोध का प्रश्न साहित्य के क्षेत्र में परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। रचनाकारों का अपने समय में व्याप्त शोषण, अन्याय, बेईमानी, अवसरवादिता से गुजरने के दौरान उत्पन्न नवीन विचारों के भंडार को आधुनिक बोध कहा जाता है। यही आधुनिक बोध साहित्य में अभिव्यक्त होने पर आधुनिकतावाद माना गया है।